नमस्कार दोस्तों, स्टेनो मास्टर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यह डिक्टेशन 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगा। अगर आप अधिक से अधिक ऑडियो डिक्टेशन चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए 5 सेकंड बाद शुरू करते हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक छोटे उद्योगों का प्रश्न है, उसमें जो लोग अपना निवेश करना चाहते हैं वे अब कर सकते हैं। पहले वह 35 लाख रुपयों से 60 लाख रुपए किया गया था और अब उसको 45 लाख से 75 लाख तक कर दिया गया है। अब कोई इस सीमा तक निवेश करना चाहता है तो उसको छूट दी गई है। इसलिए कोई भी आदमी अब 6.5 लाख रुपए तक का काम बड़ी आसानी से कर सकता है। हमारी इस नई औद्योगिक नीति से निराशा का वातावरण बनने वाला नहीं है। अभी एक साहब सरकारी उपक्रमों की बात कर रहे थे। अगर आप सरकारी उपक्रमों को देखें तो आपको पता चलेगा कि उसमें भी सरकारी लाभ हो रहा है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये संस्थाएं 5 लाख लोगों को रोजगार देती हैं। हमारे सार्वजनिक क्षेत्र में इतने लोग काम करते हैं। पिछले वर्ष में इनमें 100 करोड़ रुपया लगा था और 2001-2002 में यह 120 करोड़ रुपए हो गया है। इसका नतीजा यह होगा कि अगले साल में 20% की बढ़ोतरी हो जाएगी। इस तरह से हमारे सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों में किसी तरह की हानि होने वाली नहीं है। यह अवश्य है कि हमारे जो सार्वजनिक उपक्रम हैं उनमें कहीं पर अनुशासनहीनता की वजह से, कहीं पर लगन में कमी होने की वजह से, दक्षता न होने की वजह से, श्रमिक समस्याओं की वजह से कुछ कठिनाइयाँ हो सकती हैं। इससे हमारी थोड़ी सी बदकिस्मती रही कि हम अपने देश के नागरिकों में देशभक्ति और अपने देश को अपना समझने की अटूट आस्था पैदा नहीं कर पाए। अपने धर्म और अपने परिवार तथा निजी संपत्ति से भी देश के ऊपर समझने की भावना पैदा करने की जरूरत है। आज इस भावना को जागृत करने की आवश्यकता है। आज एक भय भी चल रहा है कि कोई भी उपक्रम हो या कोई सरकारी होटल हो, लोग समझते हैं कि अगर यह घाटे से चलेगा तो सरकार इसको खत्म कर देगी, प्राइवेट हाथों में दे देगी। एक तरह का भाव चल रहा है। मैं समझता हूं कि इस डर की वजह से लोग वक्त पर आने लगे हैं और ठीक काम कर रहे हैं। इससे इन संस्थाओं को लाभ भी होगा। इसमें आपको थोड़ी होशियारी से कुछ लेना और देना पड़ेगा। किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए अतिरिक्त रुपया खर्च करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि जैसे हमारे होटल हैं, वे प्राय हानि में आते हैं। इसकी वजह यह नहीं है कि खाना खराब है या हमारी सेवा खराब है या हमारे लोग शालीन नहीं हैं। हमारे लोग अच्छे से अच्छे हैं, लेकिन हमारा अत्यधिक खर्च दूसरी चीज़ों पर होता है। ग्राहकों को हम इतनी छूट दे देते हैं कि इसकी वजह से दूसरे ग्राहकों को लाते हैं, लेकिन उनको जो पार्टियां देनी पड़ती हैं, गोष्ठियां आयोजित करनी पड़ती हैं, उनमें बहुत खर्च हो जाता है। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने यह उदाहरण राष्ट्रीयकृत होटलों का दिया है। इनको हमारी सरकार को कुछ ज़्यादा रुपया देना होगा ताकि वे प्राइवेट लोगों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इन संस्थाओं का प्रचार के ऊपर बहुत खर्च होता है। इसलिए जो यह डर बना हुआ है कि सरकारी क्षेत्र में जो चीज़ें हैं उनमें अफसर खा जाते हैं, कर्मचारी खा जाते हैं, इसको दूर करने की ज़रूरत है। हम इस बात को भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं कि अगर सब चीज़ें प्राइवेट हाथों में आ जाएंगी तो प्राइवेट उद्यम हैं, वे सब कुछ कारगर कर लेंगी और वास्तविक मालिक हो जाएंगी। इसलिए हमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को साथ साथ रखना होगा। आधार उद्योग अपने हाथ में रखे हैं। अमेरिका में पोस्टल और टेलीफोन, यह भी सब निजी उद्योग के पास में हैं। मैंने पिछले दिनों एक लेख पढ़ा था, उसमें था कि इसमें कितने जोरदार तरीके से उसको दबाया हुआ है और वहाँ की स्थिति हमारे यहाँ से भी खराब हो रही है। इसलिए जो निजी प्रोत्साहन है, इसमें केवल यह नहीं होना चाहिए बल्कि राष्ट्र और नागरिकों को वह उपलब्ध रहे, यह भी दृष्टि में रखना चाहिए। यह नहीं कि अगर हानि हो रही है तो निजी क्षेत्र को दे दो। हमें इस देश को संतुलन में चलाना है। हमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्रकों को साथ साथ चलाना है। जब देश में औद्योगिकीकरण पूरा होगा तभी देश आत्मनिर्भर हो सकेगा। हमारे साथ बहुत सारे देश आज़ाद हुए, वे कितने आगे बढ़ पाए।
कहाँ उनकी आगे तरक्की हो पाई। हमारे देश की संस्कृति की बहुत प्रशंसा की जाती है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, शिक्षा की बहुत प्रशंसा होती है, लेकिन अगर हम बारीकी से देखें तो यह हमारी प्रगति में रोड़ा है। समाज का जो वर्गीकरण है उसको मैं देश के लिए, देश की प्रगति के लिए बहुत उपयुक्त नहीं समझता। यहाँ ही काम के आधार पर आदमी छोटा और बड़ा हो जाता है। इसलिए जैसा मैंने कहा, जो हमारी रूढ़िवादी संस्कृति है, जो प्राचीन संस्कृति है, यह भी हमारी औद्योगिक प्रगति के लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें यह भी कठिनाई है महोदय, मैं इसमें बहुत सारी चीज़ों में न जाकर कहना चाहूँगा। और जैसा कि अभी हमारे मित्र खादी इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, वह यह ठीक कह रहे थे कि यह सबसे बड़ा उद्योग है जो रोजगार प्रदान करता है। मुझे खुशी है कि खादी और ग्रामोद्योग का जो गठन रहा है वह बहुत अच्छा रहा है और इस उद्योग ने लाभ कमाया है, अखबारों में आता रहा है, पत्रिकाओं के अंदर पढ़ने को मिला है कि खादी और ग्रामोद्योग को बड़ा भारी लाभ हुआ है, वह घाटे में नहीं है। आप जानते हैं कि मिल के मुकाबले उसका टिकना मुश्किल होता है, वह खूबसूरती उनमें नहीं, लेकिन खादी एक मिशन, एक जीवन, एक हिम्मत, एक भावना तथा एक बलिदान है। महोदय, स्वतंत्रता मिलने के बाद हर देश के सामने यदि कोई उत्तेजक एवं विवादास्पद प्रश्न उठा है तो वह भाषा नीति का निर्धारण और उसका सुदृढ़ता से क्रियान्वयन ही रहा है। चीन, जापान, फ्रांस, तुर्की आदि देश इस तथ्य के साक्षी हैं कि उन्होंने अपनी अपनी राजभाषा के महत्व को समझा, उसकी एक स्थिर नीति बनाई तथा निर्धारित समय सीमा में उसका कार्यान्वयन करके देश को एक सूत्रता में पिरोकर रख दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने भी राष्ट्रीय एकता एवं भावात्मक एकता की कड़ी हिंदी भाषा पर चिंतन अनुचिंतन के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का साहसी निर्णय लिया और उस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। पर कड़वा सच यह है कि 55 वर्षों के बाद भी सरकार की लचर एवं ढुलमुल नीति के कारण हिंदी न तो देश को एकता के सूत्र में बांध पाई है और न ही अखिल भारतीय स्तर पर संपूर्ण सरकारी कामकाज की एकमात्र भाषा बन सकी है। आज भी इसे हिंदी के साथ टकराना पड़ रहा है, जूझना पड़ रहा है एवं अपने स्वयंकरण एवं अस्तित्व के लिए आए दिन चुनौतियों, संघर्षों, यहाँ तक कि मखौल का सामना करना पड़ रहा है। यूँ तो प्राचीन काल में हमारी भाषा नीति बड़ी स्पष्ट एवं स्थिर थी। बोलियों और उपभाषाओं के होते हुए भी शिक्षा एवं सरकारी कामकाज के माध्यम के रूप में संस्कृत राजभाषा स्वीकृत थी, कार्यान्वित थी। बौद्ध काल में अपनी अटूट निष्ठा और उदारता से अशोक जैसे महान सम्राट ने पाली और प्राकृत को देश की राजभाषा के पद से सम्मानित करते हुए इन भाषाओं को उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया था। मुगल शासकों ने फारसी को राजकाज की भाषा बनाया और इसका खूब प्रचार प्रसार किया। मैकाले ने अपने अथक प्रयासों से ऐसी मजबूत अंग्रेजी भाषा नीति बनाई जो 1947 तक ही नहीं, आज भी अपना वर्चस्व बनाए हुए है। इन ऐतिहासिक भाषाई प्रमाणों में एक अनुकरणीय तथ्य यह है कि राजभाषा नीति के बारे में प्रत्येक शासक एवं प्रयोगकर्ता के दिल में अमुक भाषा से प्रेम था और उसी भाषा में सोचने व कार्य करने की अटूट लगन थी। सवाल किसी भी भाषा को राजभाषा घोषित करने और उसे संविधान में सुरक्षित स्थान देने का नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण सवाल है उसे मन से स्वीकार करने का, उसे कार्य रूप में लाने एवं तत्संबंधी आदेशों, निर्देशों एवं अनुदेशों को निष्ठापूर्वक क्रियान्वित करने का। इतिहास गवाह है कि कमाल पाशा को भी भाषा नीति के प्रश्न ने झकझोरा था। उसके हाथों में जब तुर्की शासन की बागडोर आई तो उसने राज्य के उच्च अधिकारियों, शिक्षा सचिवों एवं शिक्षा शास्त्रियों को बुलाकर पूछा कि तुर्की भाषा के माध्यम से राजकाज चलाने में कितने वर्ष लगेंगे। उत्तर मिला कि कम से कम 10 वर्ष तो लगेंगे ही। कमाल पाशा ने तुरंत आदेश दिया, विराम।